नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्रॉप है वो व्हीट क्रॉप गेहूं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरा उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पूरा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पेडी हमारा 3 पार्ट में कंप्लीट हुआ क्योंकि काफ़ी बड़ा है। मैंने बोला लगभग उसमें 100 क्वेश्चंस के आसपास बन जाते हैं। 40-50 तो मैंने वन लाइनर आपके नोट्स में निकाले हुए हैं। ठीक है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। लास्ट मोमेंट में आपको वन लाइनर ही पढ़ना है। लास्ट मोमेंट में हम आपको वन लाइनर की अलग से PDF दे देंगे सारे सब्जेक्ट की, ताकि आप आराम से उसको रिवाइज कर सको एक दिन के अंदर। ठीक है, व्हीट क्रॉप की हम बात करेंगे गेहूं की, तो वही सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे इसकी। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी की बात करेंगे हम इसकी। ठीक है, सामान्य जानकारी क्या है? सामान्य जानकारी में सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम क्या होता है इसका। ठीक है, वानस्पतिक नाम। तो बॉटनिकल नेम क्या है बच्चों? देखो इसमें कई सारी जो स्पीसीज है ना, अलग अलग बहुत सारी स्पीसीज है, पर जनरली जो कॉमनली यहाँ पर हम वो स्पीसीज देते हैं जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो की मोस्टली जो है इंडिया के अंदर जो ग्रो की जाती है उसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसको मैक्सिकन व्हीट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिकन व्हीट बोलते हैं। मैक्सिकन व्हीट इसको बोला जाता है। ठीक, क्या लिखूंगा? ट्राइटिकम या ट्रिटिकम एस्टिवम। एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिकन व्हीट। मैक्सिकन गेहूं इसको बोला जाता है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यही ग्रो करते हैं, इसलिए बॉटनिकल नेम में इसी का नाम लिखते हैं इसके हम। दूसरी जब बात आती है इसकी, क्या वो है हमारी फैमिली, कुल की बात आती है। किस परिवार से ये बिलोंग करती है? किस परिवार से, किस कुल से ये बिलोंग करती है? व्हीट क्रॉप पहले पढ़ चुके हैं। सीरियल क्रॉप जितनी भी है सारी सारी पोएसी फैमिली से है। किससे है? पोएसी फैमिली से है। ठीक, क्या बोलेंगे? पोएसी, या इसको हम पुराना नाम क्या है? ग्रेमेनी। क्या बोलते हैं पुराना नाम? इसको बोला जाता है ग्रेमेनी। ठीक है, ग्रेमेनी फैमिली या घास फैमिली, घास परिवार इसका होता है। नंबर 3 बात करें इसमें, ओरिजिन इसका कहाँ है? उत्पत्ति स्थान की अगर बात करें, ओरिजिन, उत्पत्ति अगर स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है बच्चों? इसका उत्पत्ति स्थान जो है साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया। ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि साउथ ईस्ट एशिया है या साउथ वेस्ट एशिया है ना, क्योंकि राइस में हमने पढ़ा था साउथ ईस्ट एशिया। तो सिंपल सा इसको याद रखने का एक तरीका याद रखना, व्हीट W से शुरू होता है। ठीक है, और इसके साउथ इसके ओरिजिन में भी क्या आता है? साउथ वेस्ट एशिया W आता है, साउथ वेस्ट W आता है। तो W से व्हीट याद रह जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। इसमें हमने क्रोमोसोम नंबर देखा, ओरिजिन देखा। ओरिजिन के बाद हम बात करते हैं इसकी क्रोमोसोम नंबर की। ठीक है, 4th नंबर क्या है इसका? क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र संख्या की अगर हम बात करें, चलो गुणसूत्र संख्या की बात करें बच्चा, इसमें गुणसूत्र संख्या हमने क्या लिया था वहां पर? ट्रिटिकम एस्टिवम मैक्सिकन व्हीट लिया था, और मैक्सिकन व्हीट जो है वो हेक्साप्लॉइड है। मतलब वहां पर 2n = 6x = 42 हम लेंगे, और ये जो होता है वो हेक्साप्लॉइड होता है। हेक्साप्लॉइड, ठीक है, हेक्साप्लॉइड गेहूं ये होता है। देखो अब इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा यहाँ पर, जो शायद राइज में मैंने बोला था कि मैं आपको बाद में जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, बट यहाँ पर भी मैं बताऊंगा वो चीज़। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको जीनोम लेंथ बताई थी, यहाँ पर जीनोम लेंथ बताऊंगा इसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना हमें कि इसका क्रोमोसोम नंबर जो है 2n लिखा मैंने, 6x लिखा और 42 लिखा। ठीक, तो यहाँ पर अभी इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूँगा, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, वहाँ पर इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि मैं 2n, 6x, 42 क्यों लिखा और क्या होता है, इसकी सारी मैं यहाँ पर आपसे सारी बात करने वाला हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके क्या बोलते हैं इसको? प्रोटीन कंटेंट की बात कर लेते हैं। इसमें प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें अगर प्रोटीन की बात करें हम, तो प्रोटीन इसमें कौन सा पाया जाता है बच्चा लोग? ग्लूटीन पाया जाता है। कौन सा? ग्लूटीन।
और बच्चा इस ग्लूटेन प्रोटीन से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है या ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसका प्रोटीन हाईली डाइजेस्टिबल होता है, जिसका पाचन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो गेहूं वो क्रॉप है जिसका जो प्रोटीन होता है ग्लूटेन वो हाईली डाइजेस्टिबल होता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, स्टेट एग्जाम में नहीं, एफओ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ग्लूटेन इसलिए हम उसकी रोटी खाते हैं क्योंकि इसका ये काफ़ी अच्छा डाइजेस्टिव होता है। और ये कितना परसेंट होता है, लगभग 11 से 12% के आसपास होता है। ठीक है, ये प्रोटीन क्या लिख सकते हो इसको, ग्लूटीन प्रोटीन होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें प्रोटीन के बाद इसकी फ्रूट टाइप की। तो फ्रूट टाइप मैं बता चुका हूँ आपको, फ्रूट टाइप जो होता है सब जितनी भी सीरियल क्रॉप है सबका सेम होता है। फल प्रकार बोलूँ या बीज बोलूँ इसका, ठीक है, फल प्रकार लिख सकते हैं या बीज प्रकार लिख सकते हैं। तो इसका फल प्रकार बीज प्रकार कैसा होता है, कैरियोप्सिस होता है। कैरियोप्सिस ये हम पढ़ चुके हैं, कैरियोप्सिस होता है। ठीक है, जितनी भी सीरियल क्रॉप है सबका फ्रूट टाइप क्या है, कैरियोप्सिस ही है। देन इसके बाद आती है इन्फ्लोरोसेंस की, इन्फ्लोरोसेंस या इसको हम बोलेंगे पुष्पक्रम। क्या बोलेंगे, पुष्पक्रम। ठीक है, फूलों का क्रम कैसा होता है प्लांट के ऊपर, उसका पुष्पक्रम। इन्फ्लोरेसेंस या तो हम बोल देते हैं फूलों का गुच्छा, या फिर उस जो फ्लावर का गुच्छा है उसमें फूलों का अरेंजमेंट जो है वो किस तरीके से, इसको बोलते हैं हम इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या होता है, आर टाइप का, या फिर हम बोल सकते हैं स्पाइक टाइप का होता है ना। आपने देखा गेहूं का जो बाली आती है वो किस तरीके से होती है, इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से होती है और इसे ऑन्स निकले हुए होते सब में। ठीक, तो इसमें जो ये क्या, इसको हम स्पाइक बोल सकते हैं या अर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्पाइक या फिर आप ईयर बोल सकते हो। ठीक, इसके इन्फ्लोरेसेंस को। इन्फ्लोरेसेंस के बाद हम बात करें, यहाँ पे हमने फ्रूट टाइप देख लिया। इसमें जो ड्वार्फिंग जीन पाया जाता है, ड्वार्फिंग जीन, ठीक, ड्वार्फिंग जीन, बोना जीन बोल सकते हैं। बोनेपन के लिए जो जीन होता है वो कौन होता है, वो होता है नोरिन 10। क्या होता है, नोरिन 10 होता है। और नोरिन 10 बच्चा क्या है, नोरिन 10 एक जापानीज वेराइटी है ना। जापान में एक वेराइटी का नाम था नोरिन 10। इसी से आइसोलेट करके, मतलब इसको किसने आइसोलेटेड किया था, नोरिन 10 को, जीन को आइसोलेट किसने किया था, नॉर्मन बोरलॉग साहब ने इसको आइसोलेट किया, इसको अलग किया उस क्रॉप में से बोल सकते हैं। वहाँ से नोरिन 10 नाम की वेराइटी थी, वहाँ से उसको लिया है इसको। और गेहूं की जो बोनीपन है, जो ड्वार्फनेस है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसको जो आइसोलेट किया नोरिन 10 को, ये आइसोलेटेड बाई, इसको आइसोलेट किसने किया, तो बोरलॉग साहब ने। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग साहब ने इसको अलग किया, आइसोलेटेड किया। इसमें एक दो जीन और होते हैं। ठीक, एक होता है RH1, एक होता है RH2। ये अभी मोस्टली यूज हो रहे हैं। ठीक है, अभी जो है सबसे ज़्यादा ये यूज हो रहे हैं, RH1 और RH2। इनका आइसोलेशन किसने किया, तो इसको आइसोलेटेड बाय स्वामीनाथन साहब, स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन साहब ने इसको आइसोलेट किया। ये मैं आपको हरित क्रांति पढ़ाया था, ग्रीन रेवोल्यूशन, वहाँ पे भी ये बता चुका हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन वाले पार्ट में बता चुका, आपको याद भी होना चाहिए कि ये चीज़ हमने वहाँ पर पढ़ी थी। और RST का मतलब क्या होता है, RST का मतलब होता है रिड्यूस हाइट, ये भी मैंने वहाँ पर बताया था। क्या होता है, रिड्यूस्ड हाइट। ठीक, ये भी हमने वहाँ पर बताया था। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, इसके कितने पॉइंट्स हो गए, 8 पॉइंट्स हो गए ना, 9 पॉइंट लिखो यहाँ पर। इसका टेस्ट वेट, टेस्ट वेट क्या होता है ये बता चुका हूँ, अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये जो है पहली जो क्रॉप होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इसमें चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि परीक्षण भार क्या होता है, टेस्ट वेट क्या होता है, 1000 दानों का वजन होता है, सब पढ़ चुके हैं। तो इसका जो टेस्ट वेट होता है वीट का, वो कितना होता है, 40 ग्राम होता है। कितना होता है, 40 ग्राम होता है। और इसका एक वीट है, वीड है किसका, गेहूँ का। नाम क्या है उसका, फेलारिस। क्या नाम है उसका, फेलारिस माइनर, जिसको गेहूं सा भी बोलते हैं, गिल्ली डंडा भी बोलते हैं। ठीक है, फेलारिस
माइनस, ये वीट है, इसका जो टेस्ट वेट होता है वो 2 ग्राम होता है, याद रखना 2 ग्राम होता है, मोस्ट जनरली एग्जाम में पूछ लेते हैं। और ये कौन सा वीट है, ये मिमिक्री वीट है, याद रखना कौन सा, मिमिक्री वीट है, हम शक्ल वीट बोल सकते हो, मिमिक्री वीट इसको बोला जाता है, किसको, फेलरस माइनर को। ठीक है, ये टेस्ट वेट वाली बात हो गई। फोटो पीरियोडिज्म की अगर मैं बात करूं यहाँ पर 10 नंबर, फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म की बात करें या प्रकाश दीप्तिकालिता, प्रकाश दीप्तिकालिता की बात करें तो किस टाइप का प्लांट है, तो वीट जो है ना बच्चा लोग, ये है एक तो लॉन्ग डे प्लांट है। पहली बात, क्यों, मैंने पहले ही बता दिया ये रबी क्रॉप है, तो जितनी भी रबी क्रॉप होती है वो सारी लॉन्ग डे प्लांट होती है। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट होती है, मतलब दीर्घ दिवस पौधा, दीर्घ दिवस पौधा बोल सकते हैं इसको। जिसको कितना लाइट चाहिए, इसको लगभग 12 घंटे से ज़्यादा आवर की लाइट चाहिए, या हम कह सकते हैं 14 से 16 घंटे की डे लाइट इसको चाहिए। कब, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, फूल के समय, फ्लावरिंग के समय। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो संबंध होता है वो फ्लावरिंग टाइम से होता है, कि लॉन्ग डे प्लांट कब चाहिए, जब फ्लावर आ रहे होते हैं, नहीं तो फ्लावरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग डे है और वेजिटेटिव ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट डे हो जाता है। ठीक है, और ये किस टाइप का पौधा है, तो ये C3 प्लांट है, याद रखना कौन सा प्लांट है, ये C3 प्लांट है। 3 कार्बन साइकिल इसमें होते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट जो है फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ये भी पढ़ चुके हैं। पॉलिनेशन की बात करें इसमें, पॉलिनेशन की बात करें तो परागण जो है इसमें कैसा होता है, परागण जो है इसमें कैसा होता है, परागण की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेटेड है, सेल्फ पॉलिनेटेड ये क्रॉप है, मतलब स्वपरागित क्रॉप, स्वपरागित फसल है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है मैं बता चुका हूँ, एक ही फ्लावर के अंदर अगर मेल और फीमेल है, अगर उनमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप बोलते हैं। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पे एरिया प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हालांकि मैं एरिया प्रोडक्शन आपको करंट अफेयर में करवाऊंगा, ठीक, करंट अफेयर में करवाऊंगा, क्योंकि मैंने राइस में भी नहीं बताया था एरिया प्रोडक्शन। उसका रीज़न है क्यों नहीं बताया था, क्योंकि चीज़ें जो है चेंज होती रहती है। ठीक है, क्षेत्र क्या है और उत्पादन में कौन अग्रणी है, ठीक, ये तो राइस में तो वेस्ट बंगाल है, प्रोडक्शन में, एरिया में भी वेस्ट बंगाल है। ठीक है, दोनों में याद रखना, प्रोडक्टिविटी में पंजाब है। यहाँ मैं बात करूँ तो यूपी है, और यहाँ पर भी क्या है, यूपी है। ठीक, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में यूपी है, ये याद रखना। लेकिन मैं फिर भी इसको करंट अफेयर में करवाऊंगा, है ना। मैंने आपका एक जो है एग्रीकल्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी एक लेक्चर लिया है जनरल एग्रीकल्चर में, शायद 6वां-7वां लेक्चर होगा, जिसमें मैंने बताया भी है कि जो है किस क्रॉप में कौन सा स्टेट जो है अग्रणी है, जो है प्रोडक्शन में रैंक वाइज मैंने बताया हुआ है। जब भी हम करंट अफेयर फिर से पढ़ेंगे, है ना, अपडेटेड, तो वहाँ पे एरिया प्रोडक्शन फिर से मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैं क्रॉप के साथ नहीं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ये ठीक। चलिए अब मैं यहाँ पे बात करूँगा किसकी, क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्रॉप के क्लासिफिकेशन की या वर्गीकरण की बात करते हैं, किसके, वीट के वर्गीकरण की बात करें तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन किस पर आधारित पर होता है, बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या के आधार। ठीक है, गुणसूत्र संख्या के आधार पर इसका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। अब इसमें क्लासिफिकेशन 3 तरीके का आप देखोगे गुणसूत्र संख्या के आधार पर। एक आपको मिलेगा डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड याद रखना इसको। ठीक है, डिप्लॉइड याद रखना, हिंदी नेम तो अजीब वगैरह मिलेगा इसका। ठीक है, द्विगुणित जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विगुणित। हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो भाई, द्विगुणित। द्विगुणित बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है टेट्राप्लॉइड, चतुष्गुणित, ठीक है, और एक होता है इसमें हेक्साप्लॉइड, षटगुणित। तो इंग्लिश नाम याद रखना ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, क्रोमोसोम नंबर वाला, बेसिक क्रोमोसोम और गेटिव क्रोमोसोम। डिप्लॉइड मतलब 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू यहाँ पर होंगे 14, 14 क्रोमोसोम नंबर। टेट्राप्लॉइड मतलब यहाँ पे 2n इक्वल टू 4x इक्वल टू होंगे 28। यहाँ पर मैंने बता ही दिया 2n इक्वल टू 6x इक्वल टू होंगे 42। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना,
कि मैंने ऐसा क्यों लिखा यहाँ पर, x क्या है, n क्या है, समझना। n जो है ये गैमेट क्रोमोसोम नंबर है, क्या है, गैमेट क्रोमोसोम नंबर है, ठीक। और x जो है वो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर है, आधार गुणसूत्र संख्या। क्या है ये, आधार गुणसूत्र संख्या, आधार गुणसूत्र संख्या को दर्शाता है, और एक गैमेट क्रोमोसोम नंबर को दर्शाता है, गैमेट गुणसूत्र संख्या को ये दर्शाता है, ठीक। n क्लियर है। तो गैमेट क्रोमोसोम नंबर और बेसिक क्रोमोसोम नंबर समझना। गैमेट क्रोमोसोम नंबर जो है ना वो किस में होता है, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड सब में होता है। डिप्लॉइड में होता ही है और पॉलीप्लॉइड में भी होता है, डिप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड किसी में भी हो सकता है, द्विगुणित और बहुगुणित दोनों में हो सकता है। डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित, पॉलीप्लॉइड मतलब बहुगुणित, है ना, हिंदी में लिख लेना, बहुगुणित होते हैं, किसी में भी हो सकता है। बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो होता है ट्रू टू डिप्लॉइड, ये केवल और केवल डिप्लॉइड में ही होता है, केवल डिप्लॉइड में होता है, याद रखना, ये केवल डिप्लॉइड में ही होता है। या इसको मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ट्रू टू हिप्लॉइड होता है, ठीक है, ट्रू हिप्लॉइड होता है, केवल डिप्लॉइड ऐसा बोल सकते हैं, ये डिप्लॉइड में होता है, और ये क्या होता है, ट्रू हिप्लॉइड होता है। ट्रू हिप्लॉइड का मतलब होता है एकल गुणित, ये एक गुणित बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि मेज का जो क्रोमोसोम नंबर है वो होता है 2n = 20, 2n = 20, ठीक है। तो इसका हिप्लॉइड क्या हो जाएगा, इसका हिप्लॉइड क्रोमोसोम n = मैं लिख सकता हूँ 10, ये गैमेट क्रोमोसोम नंबर हो गया, मतलब ये होगा आधा, ये क्या होगा, आधा। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं मैच के अलावा और भी कुछ ले सकते हो, मतलब इसका फार्मूला क्या बनेगा गैमेट क्रोमोसोम नंबर का, तो गैमेट क्रोमोसोम नंबर का फार्मूला बनता है, यहाँ पर गैमेट क्रोमोसोम नंबर का फार्मूला बनेगा डिप्लॉइड आर पॉलीप्लॉइड, लिखो ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखो, डिप्लॉइड हो या पॉलीप्लॉइड हो, डिप्लॉइड हो या पॉलीप्लॉइड हो, बटे में ऑलवेज क्या होगा 2, बटे में ऑलवेज 2 होगा, बटे में ऑलवेज 2 होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वीट का जो है वो क्या होगा, गैमेट क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, किसका, हेक्साप्लॉइड वीट का, हेक्साप्लॉइड वीट का गैमेट क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, या इसका हिप्लॉइड क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ ही बता रहा हूँ। तो क्या लगाओगे यहाँ पर, इसका तो हो गया 42 और नीचे करोगे 2, क्योंकि ऑलवेज 2 से डिवाइड करना है, हेक्साप्लॉइड है कितना होता है 42, 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 20। तो ये जो होता है ना ये हाफ, इससे हम क्या निकालते हैं, हेप्लॉइड निकालते हैं, इससे क्या निकलेगा, हेप्लॉइड निकलेगा। तो ये ट्रू नहीं होता है, ये ऑलवेज ट्रू हिप्लॉइड होता है, और ये ऑलवेज ट्रू हिप्लॉइड नहीं होता है, क्योंकि मान लो ट्रू हिप्लॉइड होता तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था, लेकिन इसको हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, गैमेट क्रोमोसोम नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ट्रू हिप्लॉइड नहीं होता, याद रखना, ट्रू हिप्लॉइड नहीं होता है ये। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी था आरईओ या एसईडीओ के अंदर कि जो हेक्साप्लॉइड वीट है इसका हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना होता है। तो हेक्साप्लॉइड का हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर जो है वो 21 होता है, क्यों, क्योंकि हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर को हम किससे 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा यहाँ पर, ठीक। लेकिन अगर आपसे बेसिक क्रोमोसोम नंबर पूछ लिया जाए, बेसिक क्रोमोसोम नंबर का फार्मूला होगा यहाँ पर, ये तो क्या होगा, हाँ ये ऑलवेज डिप्लॉइड, या से डिप्लॉइड में भी होता है, पॉलीप्लॉइड में होता है। अगर यहाँ पे आप बोलोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, डिप्लॉइड रखो या कुछ भी रखो यहाँ पे, ठीक है, डिप्लॉइड रखो, यहाँ पे आपको रखना है बेसिक क्रोमोसोम नंबर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पर करना है आपको जितनी संख्या उतने से डिवाइड। मैं यहाँ पे कैसे समझो, इसका फार्मूला नहीं बनेगा, मैं ऐसे बता देता हूँ। जैसे मान लो वीट है, ये क्या है 6x = 42 है, ठीक है, तो ऊपर तो हमें रखना है 42 और नीचे क्या रखेंगे, ये हेक्साप्लॉइड बोला है तो 6 रखो, कितना आ जाएगा 7। अगर टेट्राप्लॉइड है तो क्या रखेंगे 28 = 4 रखेंगे तो भी आएगा 7। डिप्लॉइड है 14 रखेंगे, नीचे रखेंगे कितना 2, तो ये भी आएगा 7। मतलब बेसिक क्रोमोसोम नंबर किसी भी बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो ऑलवेज हिप्लॉइड होता है, याद रखना,
ऑलवेज क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ट्रू हैप्लॉइड होता है। ये डिप्लॉइड छोड़ दो यहाँ पे। बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो है ना वो हमेशा ट्रू हैप्लॉइड होता है, मतलब आप चाहे टेट्राप्लॉइड ले लो, डिप्लॉइड ले लो, हेक्साप्लॉइड ले लो, सबका जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर सेम आएगा, सबका बेसिक क्रोमोसोम नंबर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो वहाँ कितना हो गया, 21। अगर मान लो आप टेट्राप्लॉइड का लिखा होगा तो 28 में किसका भाग दोगे, 2 के, तो वहाँ पे 14 आएगा। यहाँ 7 आ रहा है 14, और यहाँ 2 भाग दोगे 7 आएगा। क्लियर है, बात समझ में आई होगी। गैमेट क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, जिसको ही चाहे हैप्लॉइड डिप्लॉइड कुछ भी हो, ऑलवेज 2 से डिवाइड करना है। और बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, अगर हेक्साप्लॉइड बोला है, हेक्सा मतलब 6 होता है, तो जितना क्रोमोसोम नंबर है 6 से डिवाइड बोलो। टेट्राप्लॉइड बोला है तो टेट्रा मतलब 4 होता है, 4 से डिवाइड करो। डिप्लॉइड बोला है तो डिप्लॉइड मतलब 2 होता है, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम बेसिक क्रोमोसोम नंबर और हेक्साप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पर हमने लिखा 2n = 2x = 14, मतलब यहाँ पर बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या आ जाएगा, बेसिक क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे भी 7 है। यहाँ करोगे तो यहाँ पे भी बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 है, क्योंकि टेट्राप्लॉइड है, 4 से भाग देंगे, या 6 से भाग देंगे, तो यहाँ भी बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 ही आएगा आपका। ठीक है, आधार गुणसूत्र संख्या 7 ही आएगा। लेकिन अगर आप मान लो यहाँ पे किस पे जाते हो, गैमेट क्रोमोसोम नंबर से, तो 2 से भाग दोगे तो यहाँ तो 7 आएगा, यहाँ 2 से भाग दोगे यहाँ 14 आएगा, यहाँ 2 से भाग दोगे तो यहाँ 21 आएगा। हैप्लॉइड की बात हो रही है। ठीक है, ये चीज़ मेरे को समझानी थी, जो आपको समझ में आ गई होगी। नहीं भी समझ में आए तो हम फिर से जेनेटिक्स से प्लांट ब्रीडिंग में इसको कवर करेंगे। अब डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, इनकी स्पीसीज की हम बात कर लेते हैं। ठीक, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और इनकी स्पीसीज की हम बात कर लेते हैं। बच्चा लोग जो जहाँ कॉन्सेप्ट है वही समझा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। नहीं तो आप लोगों सर बहुत लंबा हो रहा है और क्या पढ़ा रहे हो, तो ये पार्ट जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का है, पर यहाँ पे समझना जरूरी था इसको। ठीक, अब मैं पहले डिप्लॉइड की बात कर लेता हूँ। डिप्लॉइड की द्विगुणित, ठीक है, डिप्लॉइड की बात करते हैं। तो डिप्लॉइड में जो है स्पीसीज है वो कौन कौन सी स्पीसीज है, आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा इमरविट। डिप्लॉइड में इमरविट तो टेट्राप्लॉइड में आएगा, यहाँ पर 2 ही है। ठीक है, यहाँ पर 2 है। इसका क्या होता है, 2n = 2x = 14। इसकी 2 स्पीसीज है, एक है ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम मोनोकोकम। ठीक, और एक होता है ट्रिटिकम एजिलीप्लॉइड। ठीक है, ट्रिटिकम मोनोकोकम और ट्रिटिकम एजिलीप्लॉइड, ट्रिटिकम मोनोकोकम और ट्रिटिकम एजिलीप्लॉइड। ट्रिटिकम एजिलीप्लॉइड, ये 2 स्पीसीज होती है किसकी, डिप्लॉइड की। ठीक, ट्रिटिकम मोनोकोकम और ट्रिटिकम एजिलीप्लॉइड। इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा। दूसरा आता है अपना टेट्राप्लॉइड, चतुर्गुणित, है ना। अब इसमें जो है स्पीसीज एक होती है हमारा इमरविट। ठीक, इमरविट को समरविट या स्प्रिंग विट भी बोलते हैं। ठीक है, बसंत विट, स्प्रिंग विट भी कहते हैं। ठीक है, इमर गेहूं लिख देता हूं। दूसरा होता है इमरविट के बाद मैक्रोनी विट, मैक्रोनी विट या ड्यूरम विट इसको बोलते हैं। ठीक है, मैक्रोनी विट, मैक्रोनी गेहूं या ड्यूरम गेहूं इसको बोलते हैं। और एक होता है पोलार्ड विट। ठीक है, पोलार्ड विट, पोलार्ड गेहूं, इसको कौन गेहूं या इंग्लिश गेहूं या रिवर गेहूं भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिवर वीट भी बोलते हैं, नदी गेहूं, रिवर वीट भी बोलते हैं, इसको कॉर्न वीट भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश वीट भी बोलते हैं। इसके और सारे नाम हैं, लेकिन ये इतना काम का नहीं है, ये दोनों काम के हैं। जो इमर वीट है हमारा, ठीक है, इसका नाम क्या है, ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम डाइकोकम, और इसका क्या है, ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम, 2 है इसके नाम, ट्रिटिकम डाइकोकम और ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक, इतना याद रखना है, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम, डबल सी करना। ठीक, ट्रिटिकम डाइकोकम की जो खेती होती है वो लगभग 1% के आसपास होती है, 1% एरिया में होती है, और इसका मेन यूज कहाँ है, उपमा बनाने में। ठीक है, उपमा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या, उपमा बनाने में इसका यूज किया जाता है, 1% एरिया कवर करता है।
ट्रिटिकम ड्यूरम जो है लगभग 12% एरिया कवर करता है, 12% क्षेत्र में इसकी खेती होती है। इसका यूज़ किया जाता है सूजी बनाने में, रवा बनाने में किया जाता है, सेमिया बनाने में किया जाता है। ठीक है, सूजी, रवा और सेमिया बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वैरायटी भी है, वैरायटी की बात करो तो इसकी वैरायटी भी लिखो। एक तो होता है जयराज, जयराज और मालविका, मालविका, जयराज और मालविका इसकी वैरायटी है। पोलार्ड वीट की बात करो तो ये कुछ नहीं करना है, पोलार्ड वीट है, रिवर वीट भी, कॉर्न वीट भी बोलते हैं। ये यूएसए में ग्रो होता है, याद रखना, यूएस में ग्रो होता है, इंडिया में ग्रो नहीं होता है। ये भारत में इसकी खेती नहीं होती है, इतना बस याद रखना है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक तो ये और ये। ड्यूरम वीट से क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्यूरम वीट की खेती कहाँ पर मोस्टली होती है। ऑप्शन में मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश सही था, ये आरयू में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मैंने एनालिसिस में बताया भी था ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेक्साप्लॉइड, षटगुणित। हेक्साप्लॉइड की बात करें तो हेक्साप्लॉइड में आपका आ जाएगा यहाँ पर मैक्सिकन वीट। ठीक है, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, मैक्सिकन बोना गेहूं। ठीक, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट की बात करें तो ये लगभग 87% एरिया कवर करता है, सबसे ज़्यादा मोस्टली कल्टीवेटेड एरिया, मोस्टली कल्टीवेटेड स्पीसीज या वैरायटी, मोस्टली कल्टीवेटेड स्पीसीज आप बोल सकते हो। ठीक है, इसको इंपोर्ट किया गया था, इंपोर्टेड फ्रॉम मेक्सिको बाय बोरलॉग, बोरलॉग के द्वारा इसको इंपोर्ट किया गया था मेक्सिको से, और सबसे ज़्यादा खेती इसी की होती है, याद रखना। मोस्टली जो है कल्टीवेशन इसी का किया जाता है भारत के अंदर। 87% एरिया कवर करता है, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट इसको कहते हैं। मोस्टली जो है मतलब मुख्यतः इसी की खेती होती है, ऐसा लिख सकते हो, मुख्यतः इसी की खेती होती है। अब 87% से समझ में आ रहा है इसी की खेती होती है, और नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इसको इंपोर्ट किया गया था, आयात किया गया था मेक्सिको से, मतलब उन्होंने इसको जो है बनाया था, ऐसा बोल सकते हैं 1963 में। कब? 1963 की ये बात है, जब मेक्सिको के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। ठीक, इसमें एक आता है अपना कॉमन ब्रेड वीट, आप बोल सकते हो कॉमन इंडियन, दो हो रहे इसमें। ठीक, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा हो गया। इसके अलावा इसमें दो और है, एक आ जाएगा इंडियन ड्वार्फ वीट जिसको क्लब वीट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंडियन ड्वार्फ वीट, जिसको हम इसको क्लब वीट भी बोलते हैं। ठीक, नाम बस याद रख लेना, इंडियन ड्वार्फ वीट या इसको क्लब वीट भी बोलते हैं। तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी जो है स्पेरिकल वगैरह जो होते हैं वो साइज इसकी छोटी होती है, इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका नाम, बॉटनिकल नेम आप याद रख लेना, निम्नलिखित ग्रो होता है, इसको बोलते हैं ट्रिटिकम स्पेरिकोकम, स्पेरिकोकम, ट्रिटिकम स्पेरिकोकम इसका नाम है। क्लियर है? एक होता है ट्रिटिकम वल्गेयर, ठीक, एक है कॉमन ब्रेड वीट, तीसरा है कॉमन ब्रेड वीट, इसको बोलते हैं ट्रिटिकम वल्गेयर। ठीक, बस ये याद रखो, ट्रिटिकम वल्गेयर में जो है कॉमन ब्रेड वीट है। तो ये इसकी स्पीसीज हो गई, लगभग 7-8 स्पीसीज हमने देखी, इसमें से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम जो है हमारा कौन सा, एस्टिवम, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट। ये 3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो इन्हीं से बनता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे रूट सिस्टम की बात करते हैं। इसका रूट सिस्टम क्या है? रूट सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, जड़ तंत्र, ठीक, बस समझ लो। इसमें जो रूट होती है सेम वही, इसमें जो रूट आपको दिखेगी, एक तो वो बीज से जो आती है, मैं यहाँ बता देता हूँ। इसका जो सीड होता है, सीड से ये रेडिकल से रूट निकलती है, और ये प्लूमूल से क्या निकलता है, तो ये रेडिकल से जो फर्स्ट रूट्स निकलती है यहाँ से, बीज से जो रूट निकलती है इसको बोलते हैं सेमिनल रूट। पहले भी बताया था सेमिनल रूट कहाँ पे, राइस में भी होती है। फिर इससे और रूट्स निकलती है, इसको बोलते हैं हम लेटरल रूट्स, ठीक है, लेटरल रूट्स बोलते हैं। और यहाँ पर जब बेसल नोट है, सीड जर्मिनेट हो जाता है, ये बेसल नोट है ना, बेसल नोट, जब सीड जर्मिनेशन होता है तब यहाँ से एक रूट्स निकलती है इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से रूट निकलती है ये,
इस तरीके से रूट निकलती है। इस रूट को बोलते हैं क्राउन रूट, ठीक, या एडवेंटिजियस रूट। अब इसको क्राउन रूट क्यों बोला गया? देखो इसका शेप देखोगे आप, इस तरीके से शेप मिलता है इसका, इस तरीके से शेप मिलता है, इस तरीके से शेप मिलता है। मतलब ये एक ताज की तरह दिखता है हमें, है ना, राजा का जो ताज होता है ना, कुछ इस तरीके से ताज आपको, ये इसकी रूट कुछ इस तरीके से होती है, ताज की तरह, ताज बन जाता है ये सिर पे लगाने का, तो इसलिए इसको क्राउन रूट बोलते हैं, है ना, ताज की तरह एकदम यहाँ पर दिखता है ये क्राउन। तो 3 तरह के रूट सिस्टम यहाँ पर मिलते हैं हमें देखने को। क्लियर है? रूट सिस्टम के बाद हम बात करें यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट कैसा चाहिए वीट को? जलवायु की बात करें तो वीट को कैसी जलवायु चाहिए? आप अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे, कि जब हम इस वीट की जो सोइंग करते हैं लगभग अब नवंबर, 15 नवंबर के आसपास नवंबर में करते हैं, ठीक है। नवंबर में उस समय क्या होता है, ठंडा मौसम होता है, ठंडा और एकदम नम। तो सोइंग टाइम के हिसाब से देखोगे, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ के हिसाब से देखोगे तो क्या क्या चाहिए इसको? कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, ठीक है, मॉइस्ट क्लाइमेट ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ। समझ में आया? हमने लगा कि नवंबर में आसपास इसकी हम शोइंग करते हैं तो उस समय ठंडा ही रहता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक लगभग ठंडा रहता है। मतलब जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तब तक ये इसको ठंडा क्लाइमेट चाहिए। क्या लिखेंगे? ठंडा एवं नम जलवायु कब? वानस्पतिक वृद्धि के समय, ठीक है। वानस्पतिक वृद्धि के समय कैसे चाहिए? ठंडा और नम जलवायु चाहिए। ये तो वानस्पतिक वृद्धि के समय हो गई। अब हमें चाहिएगा क्या यहाँ पे? वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। मतलब जब प्रजनन अवस्था होती है, ठीक है, प्रजनन अवस्था मतलब जब ये पकना शुरू होगा, ठीक है, जब इनमें दाने बनना शुरू होंगे, जो प्रजनन प्रोसेस होती है, मतलब भाई ये बीज बनना शुरू होंगे। तो बीज कब बनेंगे? मार्च, फरवरी एंड या मार्च के आसपास आप बोलोगे तो उधर गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है ना। तो उस समय में क्या चाहिए? गर्म एवं सूखी जलवायु, ठीक है, गर्म और सूखी जलवायु चाहिए। कब? प्रजनन अवस्था के समय या दाना बनते समय, ग्रेन फिलिंग के समय गर्म और सूखी जलवायु चाहिए। ये अपन जो है अपने दिमाग से, स्वविवेक से, कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि कैसा क्या चाहिए, ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था एफओ में, उसमें ये ऑप्शन लिया गया था, कैसा क्लाइमेट चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट ह्यूमिडिटी। ये ऑप्शन उन्होंने लिया था। मध्यम तापक्रम और मध्यम आर्द्रता, ये ऑप्शन वहां पर सही माना गया था। मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट ह्यूमिडिटी चाहिए गेहूं के लिए। अब यहाँ देख सकते हो कूल और नम भी चाहिए, वार्म और ड्राई भी चाहिए, तो इसको क्या बोल दिया? दोनों मिक्सअप चाहिए। तो मॉडरेट टेम्परेचर भी चाहिए और मॉडरेट वहां पर ह्यूमिडिटी भी होना चाहिए इसकी जलवायु में। बात करते हैं इसके टेम्परेचर की, तापमान की। तो तापमान जो है इसमें जर्मिनेशन के समय, मतलब अंकुरण के समय जो इसमें टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, इसमें आपको चाहिए टिलर बनते समय या फ्लावरिंग के समय। जब एक तो हो गया जर्मिनेशन, अंकुरण के समय, दूसरा इसमें चाहिए टिलरिंग के समय, कल्ले बनते समय। क्या आ जाएगा? टिलरिंग टाइम, मतलब कल्ले बनते समय, ठीक है। कल्ले बनते समय कितना चाहिए? कम चाहिए, थोड़ा सा, इससे कम हो जाएगा, 16 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ठीक। फिर आता है फ्लावरिंग के समय या वेजिटेटिव ग्रोथ। आप फ्लावरिंग बोल सकते हो या वेजिटेटिव ग्रोथ बोल सकते हो। वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है, वानस्पतिक वृद्धि
वानस्पतिक वृद्धि के समय कितना टेम्परेचर इसमें चाहिए, तो वापस बढ़ जाएगा, 20 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। लास्ट वन की बात करते हैं यहाँ पर, रिप्रोडक्टिव स्टेज या ग्रेन फिलिंग या रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज या मैं बोल सकता हूँ दाना बनते समय, ग्रेन फिलिंग के समय कितना टेम्परेचर इसको चाहिएगा। ठीक है, प्रजनन अवस्था में या बोल सकते हैं दाना बनते समय, दाना भरते समय कितना चाहिए, तो वो लगभग चाहिए 23 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस। अगर दोनों ऑप्शन में हो, अगर आपको 23 भी ऑप्शन में दे दिया, 25 भी ऑप्शन में दे दिया, तो 23 को सही मानना। ठीक है, 23 जो है एग्जैक्ट एक्यूरेट जो है टेम्परेचर माना जाता है ग्रेन फिलिंग के समय। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं सोइल की। सोइल कैसी चाहिएगी इसको, मृदा की बात करें, सोइल टाइप क्या है, तो इसको भी क्या चाहिए, क्ले सोइल, क्ले या मैं बोल सकता हूँ क्ले लॉम सोइल इसके लिए क्या है, बेस्ट है। साथ में क्या होना चाहिए, ड्रेन, वेल ड्रेन सोइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन सोइल होनी चाहिए, मतलब जल भराव नहीं होना चाहिए। मतलब क्या चाहिए इसको, क्ले या दोमट क्ले सोइल चाहिए। और वेल ड्रेन सोइल मतलब जल निकासी वाली होनी चाहिए, जल निकासी वाली होनी चाहिए, जल निकासी वाली मृदा होनी चाहिए जिसमें जल निकास आराम से हो सके। पीएच कितना चाहिए इसके लिए, सोइल का पीएच कितना चाहिए, सोइल का पीएच चाहिए लगभग 6 से 7 के आसपास इसमें पीएच सुटेबल रहता है इसके लिए, वीट की क्रॉप के लिए। क्लियर है। नाउ हम बात करें इसके सीड रेट की। सीड रेट कितना चाहिएगा इसका, बीज दर की अगर हम बात करें, बीज दर कितना इसमें लगेगी गेहूं में, तो 3 कंडीशन है यहाँ पर। एक तो पहली चीज कि अगर आप क्या किससे लगा रहे हो, डिबलिंग कर रहे हो, अगर मान लो क्या है डिबलिंग मेथड यूज कर रहे हो, फॉर डिबलिंग है ना, डिबलिंग मेथड यूज कर रहे हो, मतलब डिबलिंग मेथड मतलब यहाँ पर डिबलर यूज करोगे आप, डिबलर यूज करोगे है ना लगाने के लिए। डिबलर कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब उपकरण होता है ये इसमें क्या होते हैं, ये इस तरीके से बने हुए रहते हैं। इससे क्या होता है, इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो इसकी सीट टू सीट की जो डिस्टेंस है ना वो मेंटेन रहती है, और साथ में जो डेप्थ है, ये डेप्थ भी क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। फायदा क्या है डिबलर से करने का, एक तो यूनिफॉर्म डेप्थ, मतलब डिस्टेंस जो है सीट टू सीट की, प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस वो यूनिफॉर्म हो जाती है। फिर जो डेप्थ है, गहराई है, वो भी यूनिफॉर्म रहती है। तो डिबलर में अगर कर रहे हो तो आपको सीड रेट लेना है 25 से 30 kg पर हेक्टेयर, 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। और अगर मान लो नॉर्मल सोइंग की बात करें है ना, नॉर्मल सोइंग की बात करें, नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए तो 100 kg पर हेक्टेयर। और अगर आप लेट सोइंग कर रहे हो, ठीक है, लेट सोइंग कर रहे हो तो 25 kg बढ़ा दो, 25 kg एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, 125 kg पर हेक्टेयर आपकी सीड रेट लगेगी। क्लियर है इतना। चलो सोइंग टाइम क्या रखोगे, सोइंग टाइम क्या होगा, तो बच्चा लोग जो बुआई समय है इसमें, बुआई का जो समय इसमें होता है वो होता है फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, या आप बोल सकते हो 15 नवंबर के आसपास, या ऐसा लिखा हुआ आता है फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ नवंबर, मतलब हम बोल सकते हैं नवंबर का पहला पखवाड़ा। पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन, पहले 15 दिन में। पखवाड़ा का मतलब होता है 2 पखवाड़ा होते हैं एक महीने में, 15-15 दिन का, जो 15 दिन का होता है उसी को पखवाड़ा बोलते हैं। सप्ताह में 7 दिन, पखवाड़े में 15 दिन होते हैं। तो फर्स्ट पखवाड़े में हमें कर देनी है 15 नवंबर, या फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ, मतलब पहला नवंबर का पहले पखवाड़े में हमें करनी है सोइंग। ठीक है। और रेनफेड कंडीशन है, अगर मान लो वर्षा आधारित कंडीशन है, मतलब कि आपके पास इरिगेशन नहीं है, रेनफेड कंडीशन है, इरिगेशन नहीं है, तो आप फिर अक्टूबर में कर दो, 15 अक्टूबर के आसपास सोइंग कर दो। ठीक है, सीधी सी बात है। 15 अक्टूबर के आसपास अब थोड़ी सी नमी मिल जाएगी आपको सोइल के अंदर, और रेनफेड कंडीशन मान लो आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, कम सिंचाई की व्यवस्था है, तो 15 अक्टूबर के आसपास कर दो, है ना। तो ये हो गया आपका सोइंग टाइम। स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग मतलब फसल अंतरण कितना रखोगे, फसल अंतरण आप रखोगे कितना, रो टू रो की बात मैं करूँ, रो से रो, पंक्ति टू कतार, कतार से कतार, पंक्ति से पंक्ति कितनी 22.5 सेंटीमीटर इसमें रखी जाती है। ठीक है। प्लांट टू प्लांट तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, प्लांट टू प्लांट क्योंकि इसको हम इसमें रीज में लगाते हैं, यहाँ पर कंटिन्यूसली चलती रहती है। प्लांट टू प्लांट रखना भी हो, प्लांट टू प्लांट अगर रखना भी हो, प्लांट टू प्लांट वो रखते हैं हम 5 सेंटीमीटर के आसपास, 5 से 10 सेंटीमीटर।
5 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हालांकि ये पूछा भी नहीं जाता, सिर्फ रो टू रो की स्पेसिंग आपसे पूछी जाएगी। क्लियर है। स्पेसिंग के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर डेप्थ ऑफ सोइंग की। गहराई कितनी रखोगे सोइंग में, डेप्थ ऑफ सोइंग की बात करेंगे। देखो इसकी जो डेप्थ ऑफ सोइंग है, बीच की गहराई, अब बोलो, या बुआई की गहराई, बुआई की गहराई की अगर बात करोगे आप, सीट को कितने डेप्थ पे आपको रखना है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल। किस पे डिपेंड करता है कि कितनी डेप्थ रखनी है, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल। लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल मतलब कोलेप्टाइल की लंबाई पर, कोलेप्टाइल की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, मान लो ये हमारा सीड है, तो इसकी जो लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल है, ये बाहर निकलने की जो कंडीशन है ना, ये इसकी बात करते हैं। लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल मतलब इसकी बात करते हैं। लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल जितना होगा, जितना इसकी ऊपर देखो, जितना इसकी लेंथ यहाँ आपको दिखेगी उतनी गहराई पर सीट आपको रखना पड़ता है। तो जो कोलेप्टाइल की लेंथ होती है उसी पे, मतलब ये यहाँ आपको कोलेप्टाइल की लेंथ, अब इसको कैसे समझाओ डायग्राम, ठीक है, आपको इसको अलग से मैं एक दिन समझाऊंगा डायग्राम के साथ, डायग्राम, या फिर आप मेरा एक यूट्यूब पे एक और वीडियो पढ़ा है वीट क्रॉप का, है ना, यूट्यूब पे वीट क्रॉप मैंने पढ़ाई है पहले भी, वहाँ वीडियो रखा जिसमें मैंने डायग्राम के साथ पढ़ाया। वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, शायद सिर्फ इंग्लिश में होगा, वो हिंदी में नहीं लिखा है, बट बाकी डायग्राम सब समझ जाओगे कि लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल की वहाँ पर क्या बात की गई है, वहाँ पर डायग्राम से समझाया गया है। तो लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गेहूं के अंदर जो डेप्थ है, सोइंग की डेप्थ है, वो किस पर निर्भर करती है, तो लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल पर निर्भर करती है। और जनरली अलग अलग चीज़, जनरली जो कितनी है 5 सेंटीमीटर डेप्थ रखी जाती है। लेकिन अगर मान लो सिंगल ड्वार्फ जीन है, सिंगल ड्वार्फ जीन है, ठीक, एकल बोना जीन है, क्या बोलेंगे, एकल बोना जीन है, तो गहराई जो है 5 से 6 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक, एकल बोना जीन में गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर। और अगर डबल ड्वार्फ जीन है, ठीक है, डबल ड्वार्फ जीन है, तो 4 से 5 सेंटीमीटर रखी जाएगी। और ट्रिपल ड्वार्फ जीन है, अब यहाँ इंग्लिश तो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है ना, डबल का मतलब तो हो जाएगा डबल वाला ड्वार्फ जीन, ड्वार्फ पहले लिखा एकल वाला, फिर डबल, और यहाँ पे ट्रिपल हो जाएगा, तो यहाँ रखी जाती है 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई। क्लियर है। तो ये गहराई किस पर निर्भर करती है, लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल पर निर्भर करती है। और सिंगल सीडेड है, सिंगल सीडेड आपका जीन है, डबल सीडेड है या ट्रिपल सीडेड है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि वो 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 यहाँ पर रखी जाएगी। अब बात करते हैं मेथड ऑफ सोइंग। मेथड ऑफ सोइंग क्या रखोगे, बोने की विधि, मेथड ऑफ सोइंग, ठीक, बुआई की विधि बोल सकते हो। बुआई की विधि क्या रहेगी, तो एक तो आप कर सकते हो डिबलर से, या आप लिख सकते हो किससे, सीड ड्रिल से, किससे, सीड ड्रिल से। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीड कम फर्टी ड्रिल बोलते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग या सीड ड्रिल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सीड कम फर्टी ड्रिल। सीड कम फर्टी ड्रिल मतलब सीड के साथ हम फर्टिलाइजर भी दे देते हैं ना। ऐसी सीड ड्रिल आती है जिसमें 2 बॉक्सेस होते हैं, एक में सीड भरा जाता है और एक में फर्टिलाइजर भरा जाता है, तो सीड और फर्टिलाइजर दोनों एक साथ दे देते हैं, उसको सीड कम फर्टी ड्रिल बोलते हैं। ठीक, दूसरा ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, छिड़काव कर सकते हो, छिड़काव विधि। तीसरा आप कर सकते हो हल के पीछे विधि, है ना, हल के पीछे विधि। हल के पीछे विधि मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, प्लोइंग बिहाइंड द प्लाउ, बिहाइंड द प्लाउ मेथड ऐसा बोल सकते हैं, बिहाइंड द प्लाउ मेथड, बिहाइंड द प्लाउ मेथड। अब बिहाइंड द प्लाउ मेथड बच्चा 2 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं पोरा और एक को बोलते हैं केरा। एक को बोलते हैं पोरा मेथड और एक को बोलते हैं केरा मेथड। ठीक है, एक को बोला जाता है क्या, एक को बोला जाता है पोरा मेथड और एक को बोला जाता है केरा मेथड बोला जाता है। पोरा मेथड, केरा मेथड, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। देखो, केरा का मतलब होता है कि यहाँ पर आप सीड को हाथ से डालोगे, कहाँ पर, फरो के अंदर, जो फरो बनाया गया है किसके द्वारा, प्लाव के द्वारा, कंट्री प्लाव के द्वारा। यहाँ आप क्या लिखोगे, सीड
ड्रॉप्ड इन फरो, सीड को कहाँ डालोगे आप? फरो में, फरो मेड बाय प्लाव या कंट्री प्लाव, मेड बाय कंट्री प्लाव। जो हमारा देसी हल है, देसी हल के द्वारा जो कोड बनाई गई है, इसको क्या लिखेंगे? उसमें हाथ से डालेंगे, देसी हल के द्वारा, ऐसा लिखो, देसी हल के द्वारा बनाई गई कोड में हाथ से, ठीक है। देसी हल के द्वारा जो हम कोड बनाते हैं, मान लो देसी हल चलेगा, ठीक है, आपका जो देसी हल ये चलेगा, तो यह क्या बनेगी? एक कोड बनेगी। उस कोड में आप क्या डालते जाओगे? पीछे से हाथ से सीड को डालते जाओगे। अब हाथ से सीड को डालोगे तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर इसमें मिट्टी कैसे आएगी? तो मिट्टी कैसे आएगी बच्चा लोग, मैं समझना। मान लो ये आपने यहाँ पर क्या बनाई? ये कोड बनाई, ठीक है, ये कोड बनाई, यहाँ पर हाथ से आप सीड डाल रहे हो। जब ये देसी हल वापिस से पलट के आएगा तो यहाँ पर कोड बनाएगा। जब यहाँ पे कोड बनाएगा तो इधर मिट्टी जो उठेगी वो मिट्टी इस पर ढकता हुआ चलेगा, इधर मिट्टी ढकता हुआ चलेगा। समझ में आ रहा है? एक बार कोड बनाएगा, उसमें हाथ से डाला, जब वापस वो पलट के आएगा और दूसरी कोड बनाएगा तो पहले वाले पर मिट्टी डालता हुआ जाएगा। तो सीड ड्रॉप्ड इन फरो मेड बाय द कंट्री प्लाव, कंट्री प्लाव के द्वारा जो फरो बनाया गया, कोड बनाया गया, उसमें हाथ से डालना। फिर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी सीड ड्रॉप करते हैं, सीड ड्रॉप्ड इन फरो, फरो में डालेंगे, ठीक, फरो या सीड ड्रॉप्ड इन फरो बाई हैंड लिखना है यहाँ पे, बाई हैंड, बाई हैंड, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पर? बाई हैंड, यहाँ पे बाई हैंड, हाथ के द्वारा डालते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सीड ड्रॉप्ड इन फरो बाई फनल, फनल अटैच विथ कंट्री प्लाव, ठीक है। यहाँ पर फनल के द्वारा डालेंगे, कौन सी फनल? जो कंट्री प्लाव के साथ अटैच है, ठीक है। जो कंट्री प्लाव है इसके पीछे एक फनल लगी हुई रहती है, ये इस तरीके की फनल लगी, तो इस फनल में आप डालोगे और यहाँ पर बीच गिरता जाएगा, तो इसको बोलते हैं पोरा। अगर फनल के द्वारा डाल रहे हो तो उसको पोरा बोलेंगे, हाथ से डाल रहे हो तो उसको कैरा बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक। इसके बाद आपका जो होता है डिबलिंग मेथड, डिबलिंग मेथड में डिबलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिबलिंग मेथड, डिबलिंग मेथड में डिबलर का यूज़ करते हैं, बता चुका हूँ। फिर आपका होता है FIRB, मतलब फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड, ठीक है, इस तरीके से। ये फरो, तो यहाँ पर तो आप इरिगेशन दोगे, यहाँ पर आप लगा दो रेज बेड पर, ये फरो है और ये रेज बेड है, ये उठा हुआ भाग है, इसको बोलेंगे हम रीज, इसको फरो, फरो में यहाँ इरिगेशन दोगे, यहाँ पर क्या करोगे आप? वीट लगा दोगे। तो ये इम्प्रूव मेथड है, ठीक, फरो इरिगेटेड रीज बेड मेथड, ठीक। तो ये मेथड ऑफ सोइंग हमने डिस्कस की। इसके बाद फर्टिलाइजर सेम है, फर्टिलाइजर में ज़्यादा कुछ है भी नहीं और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी नहीं है। फर्टिलाइजर की बात करोगे उर्वरक की, तो इसमें फरवर 120, 60 और 40 आप देते हो। कहाँ पर? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये पूरी मात्रा दे देते हैं, फुल पढ़ चुके हैं। इसकी भी फुल मात्रा देते हैं और नाइट्रोजन की क्या देते हैं? हाफ मात्रा देते हैं, ठीक। कहाँ पर? बेसल डोज में, बता चुका हूँ बेसल का मतलब क्या होता है, बेसल डोज में एट द टाइम ऑफ सोइंग। और इसकी जो हाफ मात्रा है टॉप ड्रेसिंग में देते हैं, ठीक है। टॉप ड्रेसिंग मतलब खड़ी फसल में देना, तो हाफ नाइट्रोजन जो है कहाँ देते हैं? खड़ी फसल में देते हैं। बस इतना इसमें याद रखना है, 2 स्प्लिट में देते हैं। अब बात करते हैं इरिगेशन की। क्या बात करते हैं? इरिगेशन की, सिंचाई की, ठीक। धान में आपको पता है टोटल 6 इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है। कितनी? 6 इरिगेशन। कब कब देते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। इसमें जो है वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें, जल मांग की बात करें, कितनी जल मांग होती है इसमें? इस क्रॉप को जल मांग होती है लगभग 450 से लेकर 650 मिलीमीटर इसकी जल मांग है। 450 से लेकर 650 मिलीमीटर इसकी जल मांग है। इसकी जो वाटर यूज़ इफिशियंसी है, वाटर यूज़ इफिशियंसी की बात करो तो ये लगभग 12.6 kg हेक्टेयर पर mm इसकी जो है क्या है? वाटर यूज़ इफिशियंसी है। यूनिट भी पूछ लेते हैं वाटर यूज़ इफिशियंसी की, लेकिन जब मैं इरिगेशन पढ़ाऊंगा तब आपको वाटर यूज़ इफिशियंसी पढ़ाऊंगा। फील्ड वाटर यूज़ इफिशियंसी क्या होती है, क्रॉप वाटर यूज़ इफिशियंसी क्या होती है, सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी यूनिट पूछी जाती है।
तो वाटर यूज एफिशिएंसी मतलब कि कितना पानी आप दे रहे हो और फसल उसका कितना उपयोग कर रही है, उपयोग करने की क्षमता कितनी है, जैसे मैंने आपको राइस के अंदर बताया था। अब 6 इरिगेशन की बात करें यहाँ पर, पहला इरिगेशन देते हैं हम क्राउन रूट इनिशिएशन पर। मतलब मैंने बताया कि जब ये वाली जड़ा आना शुरू होती है, ताज वाली जड़ें आना शुरू होती है, और ये कब आती है, लगभग 20 से 25 दिन में, तब हम फर्स्ट इरिगेशन देते हैं। दूसरा इरिगेशन हम देते हैं टिलरिंग पर, टिलरिंग टाइम पर, ये लगभग 40 से 45 दिन में आता है। तीसरा आप दोगे किस पर, जॉइंटिंग स्टेज पर, ये लगभग 60 से 65 दिन में आता है, ठीक। चौथी आप दोगे फ्लावरिंग स्टेज पर, फ्लावरिंग पर, ये आएगा लगभग आपका 60 से 65 नहीं, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 दिन के आसपास। पांचवा आएगा आपका मिल्किंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज ये आप लगभग 100 से 110 दिन। और छठी आपकी आ जाती है डाउ स्टेज, DOUGH, डाउ स्टेज मतलब दूध वाली अवस्था, वो लगभग 110 से 120 दिन में आ जाती है। 6 इरिगेशन देते हैं। अगर मान लो आपके पास एक इरिगेशन है, ओनली 1 इरिगेशन, ठीक, अगर आपके पास केवल ओनली 1 इरिगेशन अगर अवेलेबल है, एक ही सिंचाई की व्यवस्था है, ठीक है, एक ही इरिगेशन आप दे सकते हो, तो वो कहाँ दोगे, CRI में दोगे, क्राउन इनिशिएशन में। अगर यहाँ पर आपने इरिगेशन नहीं देते हो, इस स्टेज में इरिगेशन नहीं देते हो तो 40% प्रोडक्शन का लॉस हो जाता है, 40% प्रोडक्शन का लॉस होता है अगर CRI में आप पानी नहीं देते हो तो, ठीक। अगर आपके पास ओनली 2 इरिगेशन है, अगर आपके पास 2 सिंचाई की व्यवस्था है, तो पहली आप दोगे CRI में, ठीक, और दूसरी आप दोगे फ्लावरिंग में, ठीक है, चौथे पर, मतलब फर्स्ट और फोर्थ इरिगेशन, ठीक। अगर आपके पास ओनली 3 इरिगेशन है, 3 इरिगेशन अगर आपके पास अवेलेबल है, तो 1 3 5, 1 + 3 + 5, 1 मतलब CRI, मैंने कहा लिया 1 3 5 यहाँ से, ये 1 3 और 5 याद रख सकते हो। और इसके पहले टिलरिंग और 1 और 4 CRI और फ्लावरिंग था, ठीक है, ये CRI और फ्लावरिंग। 1 3 5 मतलब CRI हो गया आपका, 3 मतलब जॉइंटिंग हो गया, प्लस ये आपका मिल्किंग। इन स्टेज में आपको इरिगेशन देना ज़रूरी है, अगर इरिगेशन आपके पास कितनी अवेलेबल है उसके हिसाब से, ठीक। नाउ बात करते हैं वीड मैनेजमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन ग्लाइफोसेट नाम से क्वेश्चन पूछा भी गया पिछले RHO में, हमने एनालिसिस में देखा है और पूछा जा सकता है वीड में। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा था अपना ओरोबंची वाला पूछा हुआ है, टोटल स्टेम पैरासाइट वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये जनरली हम क्रॉप के साथ पढ़ लेते हैं और बेसिक चीज़ें याद भी रहती हैं। वीड मैनेजमेंट, इसमें जो क्रिटिकल पीरियड होता है, क्रिटिकल पीरियड होता है, जो इसका क्रांतिक समय होता है, इसका जो क्रांतिक समय होता है वो होता है 30 से 40 दिन का, 30 से 40 डे आफ्टर सोइंग। सोइंग के 30 से 40 दिन बाद जो है वीड का क्रिटिकल समय होता है। इस समय आपको क्या करना है, वीड मैनेजमेंट करना है, सोइंग के 30 से 40 दिन बाद, ठीक है। वीड यहाँ पर देखो आपको कौन कौन से मिलते हैं। वीड आपको मिलेगा एक तो फेलारिस माइनर, मतलब गेहूं सा, गिल्ली डंडा, कुछ भी बोलो। दूसरा आपको एविना फटवा मिलेगा, ठीक है, जंगली जई, ये हो गया। और आपको मिलेगा चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम मिलेगा, कॉनवोलवुलस आर्वेंसिस मिलेगा, एनागेलिस आर्वेंसिस मिलेगा, ठीक है। नाम भी हिंदी में भी यही लिखना आपको। फेलरस माइनस गिल्ली डंडा बोलते हैं, गेहूंसा बोलते हैं, एविना फटवा जंगली जय बोलते हैं, चिनोपोडियम एल्बम मतलब चौलाई बोलते हैं, कॉनवोलवुलस मतलब हिरणखुरी बोलते हैं, और एनागेलिस आर्वेंसिस ये आपके क्या है, ये सारे वीड हैं। और भी बहुत सारे हैं, पर मेजर ये याद रखना आपको, ये सारे वीड लगते हैं। अब इसमें मोनोकोट की बात करो तो इसमें से जो मोनोकोट वीड है, मोनोकोट वीड, ठीक है, एक बीजपत्री खरपतवार, क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री खरपतवार, ठीक है। एक बीजपत्री खरपतवार में अपना आता है क्या, फेलारिस माइनर, ठीक, गिल्ली डंडा जिसको बोलते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं, आइसोप्रोट्यूरान यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक डॉक्टर R.K. मलिक साहब है, कहाँ के, हिसार के,
इन्होंने क्या देखा कि जो फेलरिस माइनर है इसमें क्या हो, रेजिस्टेंस पैदा हो गया है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आ गया है, प्रतिरोध किसके प्रति, इस आइसोप्रोटीन के प्रति। मतलब जैसे कि मान लो हम क्या करते हैं, जब हम बीमार होते हैं या किसी का रेगुलरली हेडक होता है ना, रेगुलरली हेडक होता है तो वो 50 mg की टेबलेट लेता है शुरू में, उसका सर ठीक हो जाता है। तो जैसे 50 mg की 4-5 बार ली, उसके बाद क्या हो रहा है, वो 50 mg की गोली खा रहा है तो उसका सर ठीक ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो बॉडी है ना वो 50 mg गोली के प्रति रेजिस्टेंस हो गई। वो 50 mg की गोली उसको कितनी भी खिला दो उसका कोई असर उस पर नहीं होने वाला है, तो उससे बड़ा डोज देना पड़ेगा, 100 mg का, 150 mg का, 250 mg का, इस तरीके से। जैसे क्रॉप पे भी है, एक इंसेक्टिसाइड आप छिड़क रहे हो, पता चला एक समय के बाद उसमें रेजिस्टेंस आ गया, इंसेक्ट पेस्ट मर नहीं रहे, तो फिर उसका हाइड्रोज दूसरी दवाई लाके छिड़कना पड़ती है ना। पहले एक अवांट नाम की दवाई चलती थी सोयाबीन में, वो बंद हो गई क्योंकि उसका जो है रेजिस्टेंस पावर जो है खत्म हो चुका था, तो मतलब रेजिस्टेंस आ गया था क्रॉप में। तो आइसोप्रोटीन के प्रति इन्होंने देखा, डॉक्टर मलिक साहब ने, हिसार के जो ये वहाँ पर क्या थे वैज्ञानिक है, इन्होंने देखा कि भाई आइसोप्रोटीन छिड़कने से फेलरस माइनर पर कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि फेलरस माइनर में क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, किसके प्रति, आइसोप्रोटीन के प्रति। तो इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे, तो इसकी जगह यूज करते हैं सल्फोसल्फ्यूरॉन, सल्फोसल्फ्यूरॉन का इस्तेमाल किया जाने लगा @ 75 एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो ये मोनोकोट वीट की बात हुई। डाइकोट में जितने भी हमारे डाइकोट द्विबीजपत्री, इसमें आपका सब आ जाएगा, ये चिनोपोडियम एल्बम, ठीक, कॉन वन वुलस आ जाएगा, हिरनकुरी इसको बोलते हैं, एनागेलिस, मेलिलोटासेल, भाई ये सब आ जाएगा। इसमें से कॉनवन वुलस जो है ना, इसको ऑब्जेक्शनल वीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शनेबल वीट। ऐसा वीट जिसको कंट्रोल करना, मतलब इसको कर ही नहीं सकते, नॉक्सियस वीट है, इसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। चिनोपोडियम जो है ये एब्सोल्यूट वीट है, ये गेहूं का कौन सा वीट है, एब्सोल्यूट वीट है। ये सब आगे मैं बताऊंगा, एक लेक्चर हम लेंगे इसका, कौन सा वीट है, क्या है, किस पे पैरासाइट है, क्या है, और कुछ हर्बिसाइड वगैरह हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये डाइकोट हो गया, क्लियर है। तो ये यहाँ पर वीट की हमने यहाँ पर डिस्कस की, किसके, वीट की। अब इसको कंट्रोल करने, डाइकोट वीट को कंट्रोल करने का क्या तरीका है, इसमें अपन यूज कर सकते हैं 2,4-D स्टर साल्ट, 30 से 35 डे आफ्टर सोइंग, सोइंग के 30 से 35 दिन बाद हम 2,4-D का यहाँ पर छिड़काव कर सकते हैं स्टर साल्ट का। ठीक है बच्चा लोग, तो अब हम बात करते हैं हमारे हार्वेस्टिंग पॉइंट की, कटाई और स्टोरेज, भंडारण। ठीक, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, स्टोरेज मतलब भंडारण। हार्वेस्टिंग के समय मॉइस्चर कितना होना चाहिए, मतलब पहचान क्या है, मॉइस्चर होना चाहिए इसमें 25 से 30%, ये मैं अलग से भी आपको पढ़ा चुका हूँ। और स्टोरेज के समय मॉइस्चर कितना होना चाहिए, नमी कितनी होनी चाहिए स्टोरेज के समय, ये होनी चाहिए 11 से 12%। ठीक है, लगभग 12% के आसपास नमी होनी चाहिए। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टोरेज और मॉइस्चर वाला है, हार्वेस्टिंग वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट वन, वेराइटी। वेराइटीज मतलब किस्में। ठीक है, किस्में की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेगी, आपको मिलेगी एक तो सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है, फिर वही डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है, और ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है। तीन तो ये आपको देखना है। ठीक है, सिंगल जीन, डबल जीन और ट्रिपल जीन। तो सिंगल जीन में आप देखोगे तो यह आ जाएगा आपको लर्मा रोजा 64, सोनालिका आ जाएगा आपका यहाँ पर, लर्मा रोजा 64, सोनालिका, सुजाता के बाद आ जाएगा गिरजा। ये सब नाम है, नाम तो इंग्लिश में हिंदी में एक ही जैसा होता है। ठीक है, डबल में आ जाएगा आपका कल्याण 16, कल्याण सोना आ जाएगा। ठीक है, कल्याण सोना के अलावा इसमें आप लिख लो छोटी लरमा सोनारो 64, ये आ जाएगा। ठीक है, सोनारो 64, जनक अर्जुन भी लिख सकते हो, इसमें अर्जुन भी है, जनक भी है, और आपको नोट्स में मिल जाएगा। ट्रिपल जीन में आ जाएगा आपका हीरा मोती लाल बादशाह, हीरा मोती
लाल बादशाह, हीरा मोती लाल बादशाह, ये आ जाएगा। एक और इसमें आप म्यूटेंट वैरायटी देख लेना। म्यूटेंट जो वैरायटी है, म्यूटेंट वैरायटी उत्परिवर्तन वाली, ठीक है, ये कौन सी है? तो ये है आपकी सरबती सोनारा और लरमा रोजा या पूसा लरमा। सरबती सोनारा, ठीक है, सरबती सोनारा है एक, दूसरा है सरबती सोनारा के अलावा है पूसा लरमा। पूसा लरमा ये कहाँ से डेवलप हुई है? तो IARI से बनाई गई है, IARI नई दिल्ली से। ये दोनों म्यूटेंट वैरायटी है। और आपको पता ही है कि जो सरबती गेहूँ है, सरबती गेहूँ MP में कहाँ होता है? मोस्टली विदिशा में और सीहोर में, ठीक है। इसको क्या मिला है अभी? GI टैग। MP में सरबती गेहूँ को क्या मिला है? GI टैग मिला है, ठीक है। और गेहूँ अनुसंधान केंद्र MP की बात करूँ, MP में कहाँ है? व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट। व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो कहाँ पर है? पवारखेड़ा। कहाँ पर है? पवारखेड़ा, होशंगाबाद, ठीक है। पवारखेड़ा कहाँ पर? होशंगाबाद या नर्मदापुरम बोलते हैं आप उसको। होशंगाबाद का नाम बदल कर नर्मदापुरम कर दिया, वहाँ पर है। अब मैंने राइस का नहीं बताया तो राइस का लिख लेना। राइस का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? MP के अंदर। रिसर्च सेंटर MP में, MP में कहाँ है? बड़वानी में, ठीक है। कहाँ पर है? बड़वानी में, बड़वानी में। साथ ही साथ कुछ चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। राइस का बड़वानी में। क्लियर है बच्चा लोग? चलिए अब बात आती है इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ की। तो बच्चा लोग ये आपको लिस्ट मिल जाएगी इंसेक्ट पेस्ट की और डिजीज़ की। ये आप लोग को नोट्स में से पढ़ लेना, याद कर लेना। इसको हम कहाँ पर पढ़ेंगे? इंटोलॉजी में फिर से पढ़ेंगे, पैथोलॉजी में फिर से पढ़ेंगे। और कुछ IMP पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो सारा यहाँ पर देख लेना। IMP पॉइंट्स में क्या क्या है? जैसे मेन मेड सीरियल, मेन मेड सीरियल की बात करें, मेन मेड सीरियल, मेन मेड सीरियल कौन सा है? तो ट्रिटिकल है। कौन सा है? ट्रिटिकल। ट्रिटिकल आपका जो है क्या है? मेन मेड सीरियल है। किससे बना है? तो ये व्हीट इंटू राई के क्रॉस से बना है। किसने बनाया है? रिम्पू ने। कब? 1890 में। इसको मैं ब्लाइंड ब्रीडिंग में अंदर पूरा एलोबरेट करूँगा कैसे ये बना है। इसकी वेराइटीज़ की बात करो, वेराइटीज़ क्या है? तो D46 जो है इसकी वेराइटी है। DT46 क्या है? इसकी वेराइटी है। व्हीट के अंदर आपने देखा होगा इस तरीके से जो रेचेस होते हैं, जिगजैग, ये पूरा जिगजैग फॉर्म होता है। आपने व्हीट को देखा होगा ना, पूरा ऐसा जिगजैग होता है। ये ऐसे यहाँ पर ऑन्स निकले हुए रहते हैं, तो ये जिगजैग फॉर्म होता है ना, ये जिगजैग फॉर्म, इसको रेचिस बोलते हैं। क्या बोला जाता है? रेचिस, रेचिस बोला जाता है। ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत सारे दिए हैं, लगभग 40-50 यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। सारा है। व्हीट और यहाँ पर मस्टर्ड का रेशियो है, वो हम कितना रखते हैं? 9:1 इंटरक्रॉपिंग में। व्हीट और मस्टर्ड का रेशियो 9:1 रखते हैं इंटरक्रॉपिंग में। ये सारी चीज़ें IMP पॉइंट है, लगभग 40-50 IMP पॉइंट उसमें दिए हुए हैं नोट्स के अंदर, वो देख लेना, है ना। हार्वेस्टिंग इंडेक्स वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो आपको कहाँ से मिल जाएंगे? जो मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूँगा व्हीट के क्रॉप के, उसमें लगभग 40-50 IMP पॉइंट है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल जाएगी जो लेक्चर के अंदर नहीं है, वो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर व्हीट हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।